अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं अम्मारा नवाज़ खान से। अम्मारा नवाज़ खान का काम मैं कोई 6-7 सालों से देख रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, सीख रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे से कई चीज़ों के बारे में इन्होंने समझाया और बहुत कुछ मैं इनसे अब तक इनकी तस्वीरों से समझता रहता हूँ। स्टिल लाइफ, ब्लैक एंड व्हाइट और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ऐसे प्रेज़ेंट करती हैं कि आप दंग रह जाते हैं कि ये क्या है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आ जाएँ, अब बात करते हैं अम्मारा से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कैसे जान? हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बस अ, बिल्कुल ठीक-ठाक, फर्स्ट क्लास। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप मेरे साथ हैं। तो मैं बगैर जो है वो लोगों का टाइम वेस्ट किए पे अगर सबसे पहले तो मैं आपसे आप लाहौर से हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूँगा कि आपको लाहौर गए हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे लाहौर गए हुए 9 साल। इस महीने में मुझे लाहौर गए हुए 9 साल हो गए हैं। या हाँ जी। मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं कराची से हूँ, मगर मैं हुँ, ये बात बताऊँ, मैं लाहौर मैंने मेरे ख्याल से पहली दफ़ा 2010 में देखा था और मैं उसके बाद से हर साल कोशिश होती है कि जाऊँ और मुझे हर दूसरे दिन लाहौर या लाहौर के कुछ दोस्त याद आते रहते हैं। तो मेरी भी जो है वो अपने शहर से ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लाहौर से वाबस्तगी है और वहाँ के लोगों से। तो मैं इस वजह से मेरा यही था कि यार कितना अरसा हो गया और लाहौर को कितना याद किया जाता है। नहीं लाहौर तो देखें, लाहौर तो मेरे मेरे खून के अंदर है। लाहौर तो मैं चाहे लाहौर 20 साल भी ना जाऊँ तो आपने देखा मैंने अपने इंटरव्यू में भी पहला जुमला ही मैंने ये लिखा था कि मैं लाहौर की जम्पल हूँ। तो लाहौर के साथ तो जो मेरी वाबस्तगी है वो तो बहुत पुरानी है। और वो हमेशा रहेगी। कुछ हालात की वजह से मैं नहीं जा सकी लेकिन ये है कि लाहौर के साथ नाता जुड़ा हुआ है उसके अब कुछ दोस्तों की तवसत से जो कि फोटोग्राफर हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, गाने वाले हैं। तो उन लोगों के साथ-साथ से मुझे लाहौर के बारे में पता चलता रहता है। फिर दूसरा मेरी फैमिली लाहौर में है तो उनसे मुझे पता चलता रहता है। तो लाहौर से तो नाता नहीं कभी भी टूट सकता। इंशाल्लाह देखें इस साल इरादा है कि मैं चक्कर लगाऊँगी लाहौर का, तो देखें कहाँ तक कब कब ये मटेरियलाइज़ होती है बात। हुँ। तो लाहौर के लिए अगर हम बात करते रहे तो हमारा पूरा सेशन लाहौर पर ही गुजर सकता है, हाँ मगर जी, हम बिल्कुल। लाहौर से आगे बढ़ते हैं और फोटोग्राफी की तरफ वापस आते हैं कि हाँ जी, मेरे ज़रूर। पास जो पहले ही सवाल जो आपके लिए है, आप तस्वीर क्यों बनाती हैं? देखिए, तस्वीर बनाने का अमल जो है ना, वो मेरा बहुत पहले से शुरू हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल के ज़माने में। लेकिन तब मैं तस्वीर रंगों से बनाती थी कलर पेंसिल से बनाती थी, पेस्टल से बनाती थी। तो मैं स्केचिंग करती थी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी। तो ये मेरा तस्वीर कशी या बनाने का, क्रिएशन का, फ़ॉर्म को, शेप को तस्वीर क्या होती है? तस्वीर एक शेप और फ़ॉर्म्स का मजमूआ होती है ना? मुख्तलिफ़ किस्म की अश्काल हैं और फ़ॉर्म्स हैं। तो वो मेरा सिलसिला बहुत पहले से शुरू था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं जा नहीं सकी उस फ़ील्ड में जिसमें मैं जाना चाहती थी, एमसीए में पढ़ना चाहती थी, तो वहाँ पे मैं जा नहीं सकी, मैं साइंसेज़ की तरफ चली गई। तो फिर कुछ ये सिलसिला तस्वीरों के साथ मेरा जो साथ था वो टूट गया और मैं एटम और मॉलिक्यूल्स और और लैब्स और फ्लास्क और बीकर के जमघटों में फँस गई थी। लेकिन अब कुछ ज़िंदगी में वही कहते हैं ना आपका एक असल होता है, आपने एक दायरा पूरा करना होता है। आप जहाँ से शुरू करते हैं ना आप अगर आपके अंदर वो एक वो लौ जल रही है ना तो आपने वापस उस दायरे के ऊपर पहुँचना है। तो अब मेरा ये दायरे पे वापस पहुँचने का जो अमल है ये पिछले कोई 10 साल से शुरू हुआ। और वो इस तरह था कि क्योंकि मेरे पास मेरे 2 बच्चे थे, ज़िंदगी गुज़ारी थी मैं यहाँ पे अमेरिका में। तो इतना वक़्त नहीं था मेरे पास कि मैं रंगों के साथ खेलती जिस तरह पेंटिंग में या स्केचिंग में चाहिए होता है टाइम आपको। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि कैमरा खरीद लिया जाए। तो कैमरा तो वैसे बेसिकली मैंने खरीदा था कि अपनी मेमोरीज़ को, अपने ट्रैवल्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए, अपने बच्चों के साथ अपनी यादें महफूज़ करने के लिए, जो दुनिया में देख रही हूँ उसके साथ अपनी यादें महफूज़ करने के लिए। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर जो मेरे अंदर का एक वो कीड़ा था ना, वो वो फ़ोटोग्राफ़ी के की सूरत में सामने आने लग गया और मैंने उसको इस मीडियम को
अपना एक एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। ना सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बारे में, बल्कि ये मेरी थेरेपी है, जिस तरह मैंने लिखा था। अम, जो लोग थोड़े से क्रिएटिव फील्ड से होते हैं, या जिनका दिमाग सीधे रास्ते रास्ते मुस्तकीम पे चलने की बजाय इधर-उधर जाता है ना, तो उन लोगों को उन लोगों को मुख्तलिफ ज़रिए चाहिए होते हैं, मुख्तलिफ मीडियम चाहिए होते हैं अपनी अपनी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। तो फोटोग्राफी मेरी थेरेपी है, और मैं तस्वीर इसलिए बनाती हूँ कि मुझे एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो मुझे इतना मूव करती है, या इतना मुझे मुझे अंदर से हिलाती है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं उसको महफूज कर लूँ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और कि दोबारा जब मैं उस मोमेंट में उस तस्वीर को देखूं तो मुझे वो लम्हा याद आ जाए। तो बेसिकली मेरी तस्वीर खींचने का जो मकसद है वो डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा मेमोरी कलेक्शन, यादें, मेरी मोमेंट्स जमा करने का। और मैं हर जगह पे तस्वीर खींचती भी नहीं हूँ। मैं कई दफा खासतौर पे किसी पहली जगह, नई जगह पे जाऊं तो मैं सिर्फ उसको देखती हूँ, मैं उस जगह के साथ एक ताल्लुक पैदा करती हूँ। मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे एक जिस तरह वो लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं ना, उस तरह मैं किसी नए मुकाम के ऊपर जाके तो पहले उसको देखती हूँ, उसके साथ मैं देखती हूँ मेरा मेरा उसके साथ ताल्लुक बन सकता है या नहीं, उसमें रोमांस है कि नहीं है, उसमें क्या चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। फिर जब मेरा उस जगह के साथ एक ताल्लुक, रिश्ता बन जाता है, तो उस फिर ही मैं अपना कैमरा बाहर निकालती हूँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके सीखा कि नहीं, पहले पहले पहचानो, पहले जानो, फिर तस्वीर खींचो। सो तस्वीर मेरे लिए एक खाली एक शटर को दबाना नहीं है। तस्वीर एक एक पूरा एक प्रोसेस है, और वो मैं बड़ी सोच समझ के करती हूँ। सही। आपका ये सफ़र जो है वो साइंस से होके फिर फोटोग्राफी की तरफ वापस आया। मेरा जो है वो सफ़र अकाउंट्स की तरफ जाके फिर वापस हम फोटोग्राफी की तरफ आया, और अब दोबारा साइंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अच्छा। फिजिक्स फिजिक्स दोबारा पढ़नी पड़ती है आपको। जिस वक्त आप फोटोग्राफी शुरू करते हैं तो हमारे उस्ताद हाँ ने जी। वो फिजिक्स दोबारा पढ़ाना शुरू करी कि भाई ये सारे रूल्स तो लाजमी तुम्हें देखने पड़ेंगे, उसके बगैर तो तुम्हें कुछ समझ में आना ही नहीं है। तो हम जो हाँ जी। जहाँ साइंस से भागे थे, तो वो अब दोबारा जो है वो फोटोग्राफी के लिए हमें साइंस दोबारा पढ़नी पड़ रही है। हाँ, नहीं बिल्कुल, देखिए आप आपकी आपकी साइंस, मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मुझे एक ऑर्डर, एक सिमेट्री, चीज़ों के अंदर जो एक पैटर्न है, फिर खास तौर पे मैं वही आपकी वाली बात, फिजिक्स की बात, लाइट लाइट क्या है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है। मैं इस वक्त अब इस खिड़की के सामने बैठी हुई हूँ, धूप नहीं निकली हुई, डिफ्यूज लाइट है। मेरे चेहरे के ऊपर जिस तरह वो लाइट इस वक्त पड़ रही है, वो डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। अब यही इस वक्त धूप निकली होती तो वो उस रोशनी का असर ही कुछ और होना था, उसका इफेक्ट कुछ और होना था। सो मेरे लिए ये चीज बड़ी फैसिनेटिंग होती है कि जैसे मैं अपने डेस्क पे बैठी हूँ इस वक्त, ये मेरे काम करने की जगह है, तो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो वो ये एक छोटा सा मैंने कार्ड रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये मेरा छोटा सा 3 डायमेंशनल कार्ड है जो मेरे डेस्क के ऊपर पड़ा रहता है, रेड कार्डिनल का। तो इसके ऊपर सुबह 10 बजे जब रोशनी पड़ती है ना, तो ये और तरह का रंग रंग देती है मुझे। उसके बाद 11 बजे वाली रोशनी में ये कुछ और तरह का नजर आ रहा होता है। 12 बजे वाली रोशनी में ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का नजर आ रहा होता है। सो कहने से मुराद ये है कि आप अगर सोचें तो कितनी खूबसूरती वाली बात है कि एक चीज जो कि रोशनी है, वो आपके लिए चीजों को मुख्तलिफ शक्ल देती रहती है वक्त के साथ साथ। तो बस ये मुझे चीज बड़ी फैसिनेट करती है। मुझे मुझे ये जो इंटरेक्शन होती है ना लाइट की मैटर के साथ, और ये मेरी केमिस्ट्री में पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा इस चीज का जिक्र करती हूँ कि एनर्जी मैटर के साथ जिस तरह रिएक्ट करती है, ये चीज समझना, इसको महसूस करना, मेरे ख्याल से यही यही मजा है फोटोग्राफी। मेरे पास सवाल आया था, क्या आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है फोटोग्राफी? मेरा मुझे पोर्ट्रेचर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पोर्ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, मुझे लोगों की तस्वीरें खींचना अच्छी लगती है, और वो मुझे कैंडिड पोर्ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट्स। और मेरा काम भी ज्यादातर ब्लैक एंड वाइट में ही है। अम, मैं प्रोफेशनल तो काम नहीं करती, फ्रीलांसिंग ही करती हूँ। अपने जिस तरह हमारे लोकल के इवेंट्स होते हैं उनको कवर करती हूँ, और उनकी मैं पिक्चर्स वगैरह पे मेरी शेयर होती हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। लेकिन मेरा जो मुझे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मुझे मुझे पोर्ट्रेचर है, मुझे ह्यूमन इमोशंस अच्छे लगते हैं, और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरी स्टिल लाइफ भी पसंद है मुझे।
क्या कहना चाहिए, कहीं भी जहाँ पे बड़ी एक डार्क कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना लाइट का शैडो के साथ, वो चीज मुझे अपने अंदर खींच लेती है। अब चाहे वो लैंडस्केप में हो, या चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में हो, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, मैं तो मेरे अपने इर्द गिर्द मुझे एक चीज, एक शैडो और लाइट का एक जो मर्जर है ना, जो उनकी बातचीत है, जो उनकी गुफ्तगू है, अगर वो मुझे एकदम से कैच कर रही है ना, तो बस वो मेरे लिए एक तस्वीर है। लेकिन मुझे पोर्ट्रेचर खींचना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने जो करीबी मेरे दोस्त अहबाब हैं, मुझे उनके साथ जब भी वो बैठे हों, उनका मैं हमेशा फोटो शूट करती हूँ, और मुझे वो मुख्तलिफ मूड्स कैप्चर करना, और वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी एक तस्वीर आपके एहसासात को कितना इजहार देती है, यानी कि इजहार कितना कर पाती है एक तस्वीर के जरिए? यानी कि हम लफ्जों के जरिए तो बहुत ज़्यादा इजहार कर पाते हैं, तो हम तस्वीर के जरिए भी कर पाते हैं, या आपकी तस्वीर कर पाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, मैं तस्वीर खींचने के लिए शटर नहीं दबाती। मेरे लिए शटर का दबाना जो है, वो एक लम्हे को कैप्चर करना। सो मेरी तो हर तस्वीर मेरे लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेरी ज़ात का हिस्सा है। और मैं जिस तरह बताया कि आई एम एज़ फ्लॉड, माय पिक्चर्स आर एज़ फ्लॉड एज़ मी। मेरी तस्वीरों में भी इतनी ही खामियां हैं, इतनी ही गलतियां, जितनी कि मेरी अपनी ज़ात में है। तो कई लोग मुझे कहते हैं आपका थोड़े से प्योरेस्ट व्यूज हैं, आप एडिटिंग पे बिलीव नहीं करती। मैं मुझे सिर्फ मैंने अभी फोटोशॉप भी नहीं है मेरे पास, मैंने वो भी खत्म कर दिया। और ये इस वजह से नहीं कि मुझे कोई एडिटिंग से कोई प्रॉब्लम है, या मेरी अपनी एक जात है, मैं उसको अपने आप को एडिट नहीं करना चाहती। आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे सवालात पहले बता दें, मैंने कहा नहीं, मुझे ना बता। मैं अनफिल्टर्ड किस्म की मेरी एक शख्सियत है। आप मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको उसी वक्त इसका जवाब दूंगी। तो जब मैं अपनी ज़ात में ज़्यादा एडिटिंग नहीं नहीं करती, तो मैं अपनी सोच में एडिटिंग नहीं करती, तो इस वजह से मेरी तस्वीरों में भी वो एडिटिंग शामिल नहीं है। मैं जो हूँ, मेरी तस्वीरें भी उसी तरह ही हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तस्वीरों की ओनरशिप 100% अपने हाथ में रखूँ। इसीलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें खींचती हूँ, और ब्लैक एंड व्हाइट इन कैमरा खींचती हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करती मैं, ब्लैक एंड कैमरे के अंदर ही मेरी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। और मैंने अपनी सेटिंग्स कैमरे के अंदर ही की हुई हैं। अगर मुझे हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए, अगर मुझे सीपिया चाहिए, मुझे हाई की चाहिए या लो की चाहिए, मैं सारा कुछ मैं अपने कैमरे के अंदर ही करती हूँ। इसको मेरी सुस्ती भी कह सकते हैं आप, कि मैं नहीं पसंद करती कि मैं 4 घंटे बाद में लैपटॉप के ऊपर बैठी हूँ और मैं अपनी तस्वीरों को मोनोक्रोम में कन्वर्ट करूँ या ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करूँ। तो मेरे लिए हर तस्वीर मेरा एक हिस्सा है। तो आप समझे कि मेरी एक रील है, और उस रील के अंदर ये सारे नेगेटिव हैं, जितनी तस्वीरें मैंने आज तक खींची। तो ये सब मेरी जात का हिस्सा है। कई ओवर प्रोसेस्ड है, कई अनएडिटेड है, कई स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा है, कई क्रॉप्ड है। जिस तरह हमारी यादें होती हैं, हम मेमोरीज होते हैं, हम सॉर्टिंग आउट करते हैं ना अपने दिमाग के अंदर कि ये सोच है, इसको मैंने ऐसे प्रोसेस करना है, इसको मैं ऐसे। इसी तरह मेरी तस्वीरें भी ऐसी हैं, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा भी है, अनएडिटेड है, रॉ में है, कई बिल्कुल रॉ है, कई जेपेग्स हैं। सो आप समझ रहे हैं, जिस तरह हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग होती है, इसी तरह मेरी तस्वीरें भी प्रोसेस होती है। तो ये नई तस्वीर, हर तस्वीर जो मैंने खींची है, वो मैं अगर जब उसको देखती हूँ, तो मुझे वो लम्हा याद आता है, वो स्टेट ऑफ माइंड याद आता है। अच्छा, पोस्ट प्रोसेसिंग के हवाले से भी ये है कि जिस वक्त हम तस्वीर बना रहे होते हैं, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड उस जगह के हिसाब से उसके रोमांस या फिर उसके एहसासात से में डूबा हुआ होता है। मगर जिस वक्त हम आके 4 घंटे बाद या 1-2 दिन के बाद एयरपोर्ट गिर गया था। हाँ जी। 1-2 दिन के बाद जिस वक्त हम उसको एडिट करने बैठते हैं, तो हमारे एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। हम शायद बहुत अच्छा खाना या फिर बहुत अच्छा जो है वो सब कुछ करके आ रहे होते हैं, और मेरी तस्वीर का मूड बिल्कुल चेंज होता है। तो शायद वो पोस्ट प्रोसेसिंग भी उस पर इफेक्ट करती है फिर उसी हवाले से, कि जिस वक्त बिल्कुल हमारा सही है। स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाएगा, तो वो आपकी तस्वीर पे भी उतना ही असर रखेगी फिर। हाँ जी, और बिल्कुल दूसरी बात ये है कि आपका तस्वीर खींचने का मकसद क्या था। पोस्ट प्रोसेसिंग डिपेंड करती है आपका मकसद क्या था। मैं कई तस्वीरें ऐसे खींचती हूँ, जैसे मेरा एक मेरे पे फेज आता है, जिसमें मुझे अम, एक अर्ज होती है कि मैं तस्वीरों को कंसेप्चुलाइज कर दूं, यानी कि उनको रियलिटी से बहुत दूर ले आऊं। तो इसमें मैं फिर मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, और मैं उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करती हूँ। तो तस्वीर एक बड़ी नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी तस्वीर होती है, लेकिन उसकी बिल्कुल फॉर्म एंड शेप चेंज हो जाती है। वो डिपेंड करता है मेरी अपनी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, कि मैं इस वक्त एक तख्लीकी फेज में से गुजर रही हूँ, जिसमें मुझे
एक समझे कि आप मेरे हाथ में एक मिट्टी का ढेला दे दें और आप मुझे कहें कि इसको आप एक स्कल्पचर बना दें, तो वो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके आपको कोई कोई काम करके दे दूंगी। तो डिपेंड करता है कि आपने आपने तस्वीर खींची किस लिए है। अगर आपने आपने तस्वीर खींची है और अगर जब आप उसको बाद में देखते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं, तो लोग उसको करेक्ट करने के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। फिर अगर आपके ज़हन में ये है कि नहीं मेरा काम वो फलां के बंदे जैसा होना चाहिए और उसकी एडिटिंग जिस तरह की उसकी एडिटिंग है वैसे ही मेरी एडिटिंग होनी चाहिए, तो आप आपका हर बंदे का ऑब्जेक्टिव फर्क होता है करने का। मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा एडिटिंग करूँगी, जितनी ज़्यादा मैं एडिटिंग करती हूँ, पोस्ट एडिटिंग करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उतनी ही काट-छाँट और करती जा रही हूँ। मेरे काम के अंदर जो एक वो जो मेरी उस वक़्त की एक ओनरशिप थी ना, 100% मैं थी, सिर्फ़ मैं थी। फ़ोटोशॉप नहीं था, मैं थी, कोई और ऐप नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं अपनी तस्वीर के साथ काम करती हूँ, वो वो मेरे से दूर होती जाती है। तो ये बात मुझे पसंद नहीं आती। इसलिए मेरी मेरी कोशिश ये होती है कि बेशक मेरी तस्वीरें में गलतियाँ हैं, ब्लरी एरियाज़ हैं, कॉम्पोज़िशन होराइज़न तो ख़ैर मैं कोशिश करती हूँ मेरी ग्रिड हमेशा ऑन होती है कि मेरा टिल्ट ना आए। लेकिन और जो छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं वो उसी तरह ही रहें, क्योंकि मुझे उनमें भी खूबसूरती नज़र आती अच्छा, मेरे पास जो एक और सवाल है, योर स्टोरी ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि आप अपनी तस्वीरों के पीछे क्या कहानियाँ रखती हैं। तो हम कुछ तस्वीरें देखना चाहेंगे और उनके हवाले से अगर कुछ कहानियाँ हैं तो वो सुनना चाहेंगे। है। ज़रूर, चलें मैं आपको दिखाती हूँ मेरी तस्वीरों का। मैं आपको चलें, ये थोड़ी बहुत तस्वीरें हैं। ये तस्वीर मेरी सबसे पहले, ये मेरी तस्वीर मेरे दिल के बड़े करीब है। इसलिए कि ये मैंने जो पहला डीएसएलआर लिया था, ये तब मैंने खींची थी तस्वीर। इस तस्वीर को थोड़े बहुत यहाँ पे रिकग्निशन भी मिली, मुझे रिबन्स वगैरह मिले इसके ऊपर। तो बड़ी छोटा सा एक 50 का मेरे पास मैंने कैमरा वो लिया था, लेंस लिया था पहली दफा। तो वो उससे निफ्टी 50 जो होता है, उससे मैंने ये तस्वीर खींची थी। ये मेरे ख्याल से आज से कोई 8 साल पुरानी शायद तस्वीर है। शुरू में तो पॉइंट एंड शूट था मेरे पास। ये मेरी पहली डीएसएलआर जो मैंने पहला लिया था, कैनन रेबल TI1, ये उसकी तस्वीर है। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। फिर ये एक तस्वीर है जो कि मेरी एक एक्सपेरिमेंटेशन जोन से मेरी मैं उसको, यादगार तस्वीर है ये हाँ तस्वीर जी, में। ये मुझे भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें मैंने पहली दफा अपने आप को बॉक्स से बाहर निकाला था और मैंने वाकई में, जिस तरह आप कहते हैं ना, अपने कैमरे को, अपनी डिवाइस को जानने की कोशिश की थी। तो ये मेरा कमरा था और मैं उस वक्त जिन हालात से गुजर रही थी वो थोड़े से हालात भी मुश्किल थे मेरे लिए। तो शायद जब आप अपनी जिंदगी के किसी डिफरेंट फेज से गुजर रहे होते हैं, तो आपके अंदर कुछ एक खास किस्म की एक करेज भी आ जाती है कि आप अपने आप को पुश करते हैं। तो ये मैंने इन कैमरा हाई कॉन्ट्रास्ट, यानी कि शटर स्पीड और अपर्चर के साथ, शटर स्पीड के साथ बेसिकली मैनिपुलेट करके, तो मैंने कंट्रोल किया था। ये पूरा डे लाइट का था और विंडो में से जिस तरीके से आ रहे थे मेरे दरवाजे के ऊपर, अलमारी के दरवाजे के ऊपर शेड्स पड़ रहे थे, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। ये है सो कब की, कितनी कितनी पुरानी है ये? ये तस्वीर है जी 2014 की, 2014 की। ये उन तस्वीरों में से एक है जो मुझे हाई कंट्रास्ट की तरफ लेके गए। अच्छा, हाँ जी, बस मेरा मेरा भी समझे कि मेरा प्यार जो हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के साथ शुरू हुआ, वो इसी तरह शुरू हुआ। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको मैं एक बताऊंगी। मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्यों करती हैं और आप रंगों से क्यों नहीं रंगों वाली तस्वीरें खींचती। मैंने अपनी जिंदगी के गुज़िश्ता समझे कि तकरीबन कोई 17 साल कह लें, 17-18 साल से मैं एंजाइटी और इस चीज से डील कर रही थी। और जो लोग एंजाइटी के उसको महसूस करते हैं या उससे गुजरते हैं, उनको पता है कि बहुत सारी चीजें जब एक दफा में इकट्ठी हो जाएं तो वो एक बंदे के लिए ट्रिगर पॉइंट होता है। तो जिंदगी में मैंने अपनी अपनी इर्द गिर्द बड़ी सादगी रखी हुई है। मैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं जिंदगी में चाहती। और जिस तरह मुझे जिंदगी में सादगी चाहिए, उसी तरह मुझे अपनी तस्वीरों में भी सादगी चाहिए। तो मुझे रंग जो है ना, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं।
वो मुझे लगता है कि वो मैं अपनी तस्वीरों में भी सादगी रखना चाहती हूँ, सिर्फ काला, सफेद और ग्रे, बस। और ये मेरी ज़हनी सुकून के लिए ना, मुझे इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है, कि मैं अपनी एंग्जायटी को कंट्रोल में कर सकूँ। जब मैं एक रंगों वाली तस्वीर देखती हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो मुझे थोड़ी देर बाद ना परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए वो हर एक रंग को प्रोसेस करना मुश्किल होता है। और शायद आप जो लोग सुनेंगे उनको शायद इस चीज़ पे हैरानी भी हो, लेकिन जो लोग एंग्जायटी और डिप्रेशन से गुजरे हुए हैं उनको शायद मेरी बात समझ आएगी कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है हम लोगों के लिए। और मैं हमेशा जो भी मेरे पास कोई अगर कोई बड़ा टास्क भी हो, मैं उसको भी डिवाइड करती हूँ छोटे टुकड़ों में, ताकि मेरे लिए प्रोसेस करना आसान हो। सो ये एक और तस्वीर है, ये मुझे इसकी फॉर्म और ये लड़की, मैं वेट करती रही कि ये किसी तरीके से ये अपने आप को फ्रेम में, मेरे फ्रेम के हिसाब से ये फिट हो लाइंस के अंदर, तो मैं इसकी तस्वीर खींचूं। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा बहुत अच्छा एक फ्रेंड है, ये मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो इनको पता भी नहीं था, मैंने तब नया नया वो लिया था, एक बहुत पुराना विंटेज 135 पेंटेक्स का टाकुमार मल्टी कोटेड, बिल्कुल ऐसे होता था टैंक, हैवी टैंक की तरह का मैनुअल लेंस था। तो वो मैंने लिया था, तो मैंने ये आया हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा बस तुम प्रिटेंड सोचो ना कि मैं तुम्हारी तस्वीर खींच रही हूँ। तो ये मैंने पहली दफा मेरा एक्सपीरियंस था एक विंटेज लेंस के साथ, मैनुअल फोकस लेंस के साथ तस्वीरें खींचने का। और अगेन ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे लगता है कि जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो कलर में नहीं होता। ये एक और तस्वीर पिछले साल की है, 2019 की, हाँ ये 2019 की तस्वीर है। स्ट्रीट फोटोग्राफी भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे लोगों के बिहेवियर देखना, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करती हूँ। ये लंदन में की तस्वीर है, वहाँ पे मुझे नजर आई, और गुजरते गुजरते, और मुझे जब मैंने ये देखा तो मुझे अनारकली बाजार याद आ गया, लाहौर। तो मैं रुक के मैंने उसकी तस्वीर खींची, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये ऐसे लगा जैसे मैं बानो बाजार में फिर रही हूँ इस समय, लाहौर के ना, जहाँ पे इस तरह छोटी छोटी दुकानें हैं और उसमें इन्होंने इस तरह ड्रेसेस लगाए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह की चीजें देखने में नजर नहीं आती। तो ये चंद एक चीजें हैं, फिर थोड़ी बहुत जिस तरह मैंने बताया ये चलती रहती है मेरी, इस तरह स्ट्रीट फोटोग्राफी भी। सो पोर्ट्रेट और स्ट्रीट फोटोग्राफी मेरे दो इस तरह के हैं जो मुझे पसंद है। ये इंफ्रारेड है। हाई कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी जब मैंने शुरू की थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें फिर मेरे लिए एक बड़ी नेचुरल ट्रांजिशन थी कि मैं इंफ्रारेड की तरफ चली जाऊँ। इंफ्रारेड में मैं सिर्फ दो वेवलेंथ्स के साथ काम करती हूँ, 750 से अबव की वेवलेंथ, 850, 950, क्योंकि ना उसमें मुझे ये चीज नजर आती है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, काला, ग्रे और वाइट। तो ये एक इंफ्रारेड की तस्वीर है जो कि मैंने वेल्स में, जब मेरा पिछले साल मैं ट्रिप किया था तो मैं तब मैंने खींची थी। सो इंफ्रारेड की तरफ भी मेरा सफर जो है वो इसी वजह से है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को पसंद करती हूँ। तो ये तस्वीर, अच्छा जी बोले। मैं इंफ्रारेड के बारे में पूछना चाह रहा, आपने अपने कैमरा क्या ऑल्टर करवाया है इंफ्रारेड के लिए, या फिर कुछ और प्रोसेस आप इस्तेमाल करती हैं फिर? सो इंफ्रारेड में मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ जिसको यहाँ पे अवार्ड मिला था, मॉनेटरी अवार्ड भी मुझे मिला था। ये तस्वीर थी, ये आर्लिंगटन सिमेटरी की तस्वीर है। और इंफ्रारेड, मेरे पास जो इंफ्रारेड सेटअप है वो पहले तो एक पॉइंट एंड शूट था कैमरा G6 कैनन का, जो कि कन्वर्टेड था। सो आप इंफ्रारेड दो तरीके से खींच सकते हैं, या तो आप फिल्टर आगे लगाएं, जिस तरह के होया क्या 720 का फिल्टर मिलता है, वो फिल्टर लगाएं अपने कैमरे के आगे, तो आप उससे आप इंफ्रारेड तस्वीर खींच सकते हैं 720 वेवलेंथ के ऊपर। लेकिन वो उसमें आपको फिर लॉन्ग एक्सपोजर करना पड़ता है। तो मेरे पास जो कैमरा है वो कन्वर्टेड कैमरा है, यानी कि उसके अंदर से जो हॉट सेंसर होता है ना, जो ब्लॉक करता है इंफ्रारेड लाइट आपके नॉर्मल कैमरे के अंदर से, वो निकाल दिया गया है। सो मेरे पास फुल स्पेक्ट्रम कैमरा है, विच मीन्स कि मैं उसको ना सिर्फ इंफ्रारेड की वेवलेंथ की तस्वीरें खींच सकती हूँ, बल्कि मैं उसको नॉर्मल 560 है जो आपकी कलर्ड तस्वीरें होती हैं उससे वो भी खींच सकती हैं। सिर्फ ये है कि मुझे उसके आगे फिल्टर तो नहीं कहना चाहिए, उसको लगाने पड़ते हैं, अडेप्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो मेरे पास जो है वो कन्वर्टेड कैमरा है, मेरे पास फुल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड कन्वर्टेड कैमरा है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ इंफ्रारेड फोटोग्राफी के लिए। सही। जी।
और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके लिए बहुत एक इजी होता है कि आप फोलिये जो है वो वाइट कलर की आती है उसके अंदर, और बाकी जो है चीजें वो आसमान जो है वो ब्लैक कलर का आता है। तो वो बड़ी अच्छा, मुझे मुझे मेरी एक जो आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन है ना, वो हाई कॉन्ट्रास्ट की वो पूरी हो जाती है इंफ्रारेड के साथ। ये चंद एक तस्वीरें हैं जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये भी इंफ्रारेड तस्वीर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फोलिये सारी वाइट है और स्काई के अंदर उस वक्त क्लाउड फॉर्मेशन बड़ी अच्छी थी, दिन का वक्त था। और सबसे अच्छी बात इंफ्रारेड की वो ये है कि आपको लाइट का इंतजार नहीं करना, मिड डे के अंदर सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा आपको। तो जब मैं वहीं बाहर जाती हूँ फोटो एक्सकर्शंस के लिए, तो नॉर्मल कैमरे के साथ साथ नॉर्मल कैमरे में तो वेट करना पड़ता है कि लाइट अब ठीक हो जाए तो फिर तस्वीर खींचे। तो इसमें ये है कि आप मिड डे के दौरान जो है ना वो आप तस्वीरें खींच सकते हो। ये मेरी फ्रेंड है, इसकी मैंने फोटोशूट किया था। और नेचुरल लाइट के साथ, मैंने अभी तक फ्लैश के साथ काम नहीं किया। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचुरल लाइट के साथ ही काम करूँ। तो ये मैं मेरे जितना भी मेरा पोर्ट्रेट का काम है वो सारा नेचुरल लाइट के साथ ही है। ये भी इंफ्रारेड तस्वीर है एक ब्रिज की, अपसाइड डाउन। ये पॉइंट एंड शूट था। ये मेरी पहली पहली समझेंगे जो मैंने जिंदगी की पहली इंफ्रारेड तस्वीरें खींची थी, ये उसमें से एक तस्वीर है। उस वक्त पॉइंट एंड शूट था। G6 मेरे ख्याल से कैनन का G6 है। और ये वाली भी तस्वीर ये भी तब की ही है, उसी वक्त की है। तो आप देखें कितनी अच्छी टोनल रेंज कितनी अच्छी होती है इसके अंदर। ब्लैक ब्लैक भी बहुत अच्छे हैं, वाइट भी और ग्रेज भी। तो सो या मैं जब मेरा जो एक वो आर्टिस्ट है वो पूरा हो जाता है। ये मैंने लंदन में खींची थी, मिड डे था, और उस वक्त आपको पता है दिन में अगर आप रेगुलर कैमरे से तस्वीर खींचे तो ब्लो नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको और ज्यादा, क्योंकि मुझे सिर्फ मूवमेंट दिखानी थी, लोग दिखाने थे, सो मैंने इसको डिलिबरेटली जो है ना वो हाई की ओवर एक्सपोज किया। नॉर्मली मेरी सारी तस्वीरें जो है ना वो अंडर एक्सपोज होती है। मैं हमेशा अपनी तस्वीरों को एक दो पॉइंट्स अंडर एक्सपोज ही रखती हूँ कि अगर मुझे बाद में करना हो तो मैं उनको डिफरेंट तरीके से कर लूँ। और जब मैं किसी जगह पे जाती हूँ, किसी नई जगह पे विजिट कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी डिफरेंट तरीके से तस्वीरें खींचूं जो जो पहले ना खींची हूँ। तो जैसे मैं अभी लंदन गई थी, तो मैंने ये जितनी तस्वीरें आप इस वक्त ये देख रहे हैं, ये सारी बस के ऊपर बैठ के ली हुई तस्वीरें। क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आप लेंगे तस्वीरें तो आपकी तस्वीरें उसी तरह ही आएंगी जिस तरह मेजोरिटी लोग लेते हैं तस्वीरें। तो मैंने उस वक्त बस का टिकट ले लिया था। बस पे बैठ के ये तस्वीरें सारी लंदन की जो है ये खींची हुई तस्वीरें हैं। तो जो जो कि आपको एक डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव देती हैं। ये एक तस्वीर है जो कि ये न्यू जर्सी में ये पब्लिश भी हुई थी। कंसेप्चुअल फोटोग्राफी की है, सेलफोन तस्वीर है, सेलफोन से ली गई तस्वीर थी। और इसको मैंने प्रोसेस किया था स्नैपसीड के अंदर। थीम इसकी थी फॉरबिडन फ्रूट के नाम से। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं कर सकी इसको। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस थीम के ऊपर और तस्वीरें खींचूं। सो ये पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इस तस्वीर को। और सेल्फ पोर्ट्रेट है। और जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जी हजरत आदम को और हवा को जन्नत से निकाला गया था कि उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट लिया था। सो व्हाइट सिंबलाइजेस आवर रिलीजन एंड द रेड इज द सिन, यू नो द। तो थोड़ा बहुत इस तरह का भी काम मैं करती रही हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिस जिस तरह मुझे जो जो मेरा जिंदगी, मतलब मैं अब तस्वीरों अपनी तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे उसमें अपनी जिंदगी की फ्लैशबैक नजर आते हैं, मुझे वो वक्त नजर आता है, वो स्टेट ऑफ माइंड नजर आता है, वो कि मैं खुश थी उस वक्त या मैं किस किस माहौल से गुजर रही थी, वो सारी अक्सर चीजें आपको मुझे। बहुत सारी तस्वीरें आपके एहसास, उस वक्त के एहसास लौटा देते हैं जो उस वक्त आप एक बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे होते हैं, या फिर जो एहसास आप उन दिनों बिल्कुल। फेस कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सब तस्वीरें, ये अर्बेक्स, पहला मेरा अर्बेक्स का ट्रिप था जब मैं, एक घर था जो गिराने लगे थे, उसमें हमारा एक टूर लेके गए थे, तो ये मैंने वहां पे तस्वीरें खींची थी। ये हार्वर्ड की है, ये यहाँ की तस्वीरें हैं। तो
ये सेलफोन की तस्वीर है, ये एक मॉडल थी, उनके साथ मैंने काम किया था, ये उनकी तस्वीरें हैं। तो अच्छा, मुझे इसके साथ मतलब जी। नहीं नहीं, आप बताएं, फिर मैं सवाल था एक मैं वो। नहीं नहीं, आप बोले बोले बोले, सवाल बोले। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे जो एक और जो सवाल था मेरे जहन में भी आपके लिए, और एक दोस्त से भी मुझे मौसूल हुआ कि आपकी नज़र में एक परफेक्ट फोटो की डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक परफेक्ट फोटो ऐसी चीज होती है, जैसे मैं अब ये मैं जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है ना, जी। ये मेरी इसके साथ भी मेरी बड़ी स्टोरी है एक। ये मेरी पहली स्ट्रीट फोटोग्राफी का जब मैं कैमरा लेके न्यूयॉर्क गई, और वहाँ पे जो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई, मैं वहाँ पे बैठ गई, और वहाँ पे मेरे पास जूम लेंस था, और मैं तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया लोगों की। अच्छा, उससे पहले मैंने कभी लोगों की इस तरह तस्वीरें नहीं खींची थी, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं करती थी। लेकिन मैंने तब मैंने हिम्मत की, और मैंने बड़े अच्छा इस खातून को मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छा लगा इसका एक मतलब आप देख सकते हैं कि ओल्ड ओल्ड है, मतलब उम्र रसीदा है, लेकिन जिस तरीके से वो ड्रेसअप हुई हुई थी और उन्हें दो चुटियां बनाई हुई थी, एक बड़ी डिफरेंट तरह की वाइब आ रही थी मेरे लिए। अब मैंने जब ये तस्वीर खींची है, अब अगर किसी और को दिखाएं तो वो शायद कहेंगे नहीं जी, इसका फ्रेम पूरा होना चाहिए था, माथा कटा हुआ है। लेकिन अब मेरे लिए ये एक परफेक्ट तस्वीर है। मेरे लिए, मैं कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट तस्वीर है, क्योंकि मुझे इस तस्वीर के अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जिसको मैं निकालना चाहूंगी। तो ऐसी ऐसी वो तमाम तस्वीरें कि जो जो जब आप उनको खींचते हैं और जब आप बाद में उनको देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक परफेक्ट तस्वीर है मेरे हिसाब से। वो एक परफेक्ट तस्वीर है जिसमें मैं बहुत सारे, एक वो कौन, मुझे अब फोटोग्राफर याद नहीं है, उसने कहा था कि जब सब चीजें मिल जाती है ना, तो हर चीज आपके लिए एक एक तस्वीर को मुकम्मल कर देती है। उसमें आपकी इन्वायरमेंट होती है, उसमें आपका गैजेट होता है, उसमें आपकी विजन होती है, उसमें वो टाइम होता है, वो लाइट होती है, वो सब्जेक्ट होता है। जब हर चीज कोऑर्डिनेट कर जाती है ना, तो एक वो मोमेंट क्रिएट होता है, और वो मोमेंट को पहचानना और उस वक्त तस्वीर खींचना, ये हर बंदे का अपना अपना वेरी करता है। तो मेरे लिए परफेक्ट तस्वीरें वो है जिसको मैं जब बाद में देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगे कि इसके अंदर मुझे कोई काट छांट करने की जरूरत नहीं। वो मेरे लिए एक परफेक्ट तस्वीर है। अब इस तस्वीर में मैंने एडिटिंग की हुई है, क्योंकि जब मैंने ये तस्वीर खींची थी, मुझे जो चीज अट्रैक्ट की थी वो इसकी रिफ्लेक्शन थी। पानी बड़ा स्टिल था उस वक्त, और छोटा सा तालाब सा था, जोहर सा समझे, जोहर था, और उसके अंदर पानी भी गंदा था, लेकिन उसकी पानी क्योंकि स्टिल था तो उसकी रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी आ रही थी। और मुझे याद है कि मैं उतर के एक दफा गुजर गई, उसके बाद फिर मुझे मेरे दिमाग में वो निकला नहीं इमेज उसका ना, तो मैंने गाड़ी रोक के मैं वापस आई, वहां पे आके मैंने तस्वीर खींची। अब इसकी जो बैकग्राउंड है सारी, वहां पे फोलिएज था, सारी वो पत्ते थे और छोटे छोटे दरख्त थे, और तो मैं सिर्फ इसको इस चीज को आइसोलेट करना चाहती थी, ये जो रिफ्लेक्शन है और जो पत्थर है। इस वजह से मैंने उसको फिर, और मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया फोटोशॉप तो मेरे पास है ही नहीं। उस वक्त भी जब शुरू में मैंने फोटोग्राफी की थी तो मेरे पास फोटोशॉप नहीं था, मैं सारा काम अपना स्नैपसीड पे करती होती थी, और स्नैपसीड पे भी वो डॉज एंड बर्न वाली जो उनकी एक टूल है, उसको मैं इस्तेमाल करती थी, और मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं अपनी उंगली के साथ ना तस्वीर के हिस्सों को काला कर रही हूँ और सफेद कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता था जैसे मैं बना रही हूँ, पिक्चर स्केच कर रही हूँ। तो स्केच वो करना। जब जब मेरा, हाँ जी, तो वो जब मेरा इस तरह का मूड होता है, तो फिर मैं अपनी को पुरानी तस्वीर निकालती हूँ और मैं उसको उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये उस दौर की तस्वीरों में से एक तस्वीर है जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, और मैंने उसकी बैकग्राउंड जो है ना वो हटा दी थी, खत्म कर दी थी, और मैनुअली हटाई थी, कर करके, डॉज एंड बर्न कर करके, डॉज एंड बर्न कर करके सारा मैंने ब्लैक किया था उसको। तो ये कभी कभार मैं करती हूँ, ये अनएडिटेड है। ये मेरी कैनन के साथ ही खींची की तस्वीर है, एम्बिएंट लाइट के अंदर फ्लावर्स थे, ट्यूलिप्स थे, जिनको मैंने फेंका नहीं, और जब वो खुश्क हो रहे थे तो उन्होंने इतनी खूबसूरत डिफरेंट तरह की शेप्स बनाई थी कि मैंने पूरा एक सीरीज की थी इनके ऊपर, लास्ट शो के नाम से, ट्यूलिप्स के ऊपर। तो वो बड़ी वो मतलब सो आप जब
वही बात है कि आप जिस तरह अपनी अपनी लाइफ में से आप गुजर रहे होते हैं, आप वो आपकी तस्वीरों के अंदर भी नजर आती है। अच्छा, मेरे पास आपकी स्टिल लाइफ वाली तस्वीरें जो है वो काफ़ी देखने के बाद लोगों की से जो है वो कुछ सवालात आए कि जी। स्टिल लाइफ जो सब्जेक्ट्स हम लोग चूज करते हैं तो वो उनको कैसे अपने इमोशंस को जो है वो का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे जैसे ट्यूलिप जो है वो जिस वक्त आप पढ़ते हैं तो वो एक अलग आपको इमोशन और सारी चीज़ें शो करता है, तो इस तरह जो है वो चीज़ों को कैसे देखा जाए या फिर कैसे समझा जाए जो स्टिल लाइफ में इमोशन को रिप्रेजेंट करे। देखिए वही बात है, आपने आपने अपना एक जाती तजुर्बा जोड़ना है उस चीज के साथ जो आप सामने देख रहे हैं। अब ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, ये पत्ता है जो स्टक हुआ हुआ था जाली के अंदर। अब मैंने जब इसको देखा था तो मुझे वही बात है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये तो मैं हूँ, स्टक हुई हुई एक जगह के ऊपर। तो आप जब जब आप अपनी अपनी अपने आप को अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ में देखना शुरू करते हैं, तो फिर आपको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, फिर ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली नजर आएंगी। अब जैसे ये तस्वीर है, मैं आपको दिखाती, ये वाली, ये प्याज है, पुराना कटा हुआ प्याज था 2 दिन का मेरे पास। और जब अच्छा, आप ताजा प्याज काटें या आप उसकी तस्वीर लें तो उसके अंदर क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बहुत एक्सपोजर में मुश्किल होगी कि आपने कंट्रोल करना है कि आपकी हाईलाइट्स जो है वो कंट्रोल में रहें और ज्यादा वो ना हो, शाइन ना हो। या लेकिन ये क्योंकि पुराना प्याज था, इसके अंदर पानी का कंटेंट कम हो चुका हुआ था, तो आप देख रहे हैं कैसे इसकी परतें अलग होगी नहीं। और पानी के कम होने की वजह से जब मैंने इसकी तस्वीर खींची तो इसकी हाईलाइट्स बड़ी कंट्रोल थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो अब इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो खुद भी मैं एक प्याज ही हूँ। मेरे अंदर भी परतें हैं और हर इंसान के अंदर परतें होती हैं। तो मेरा पता नहीं एक मुझे नहीं पता आप बाकी फोटोग्राफर कैसे फील करते हैं, लेकिन मुझे हर चीज जो मैं देखती हूँ या मैं जिसकी तस्वीर खींचती हूँ, मुझे मुझे उसके अंदर अपना आप नजर आ रहा होता है। मुझे मुझे वो किसी तरीके से अपनी अपनी जिंदगी के साथ या अपनी जात के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। तो मेरे लिए इसी वजह से मेरी तस्वीरें मैं हूँ, मेरी फ्रेगमेंट्स हैं, मेरे हिस्से हैं। तो स्टिल लाइफ के अंदर भी आपने 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 उसको कुछ दिखाना है। पहले आपके अंदर कोई चीज मूव होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई चीज मूव नहीं होगी उस सेटअप से, तो वो ऑडियंस के अंदर भी कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकेगी। तो अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टिल लाइफ की, तो चीजों को इकट्ठा करें, उनको जमा करें, देखें और उनको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, 2 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद दोबारा आए, दोबारा नई 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 आंखों के साथ, फ्रेश आइज के साथ उनको देखें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उनको देख के आपके अंदर कोई चीज नहीं उभरी, तो फिर ये आपके ऑडियंस के अंदर भी, आपके तस्वीर देखने वाले के अंदर भी नहीं आएगी। तो पहले आपका मूव होना बड़ा जरूरी है। तो सेटअप्स जो भी आप बनाएं घर में, उनको पहले उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ें। चाहे वो स्टिल लाइफ हो, चाहे वो लैंडस्केप फोटोग्राफी हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी हो, कोई भी तस्वीर के साथ पहले अपना अपना आपका जाती रिश्ता कायम होना बड़ा जरूरी है। ये कपल था, मैं न्यूयॉर्क में ही बैठी हुई थी और मुझे एकदम से, मैंने जब ये देखी तस्वीरें, मतलब वो क्रॉस उन्होंने बनाया हुआ था, जिब्रा क्रॉसिंग थी, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये तो बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रही है, डायगोनल लाइंस हैं और उसके ऊपर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये इस कपल को मैंने इस कपल की मेरे पास तकरीबन 5 तस्वीरें हैं पूरी इनकी क्रॉस करते हुए सड़क की। और फिर ये एंड पे आके रुक गए थे एंड दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि उन्होंने किधर जाना है। तो मैंने जो जो एक मेरे पास एक नेचुरल एक पैटर्न था, उसको मैंने इस्तेमाल किया एज अ बैकग्राउंड, एक रेफरेंस के तौर पे, एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पे। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं और उसके लिए जरूरी है कि एक तो जब आप घर से बाहर निकलें कैमरा लेके, तो ये मत सोचें कि अब आपने 200 तस्वीरें लेके घर वापस आना। मैं बाजू का कैमरा लेके जाती हूँ और मैं एक तस्वीर भी नहीं खींचती, क्योंकि मुझे वो अर्ज नहीं होती तस्वीर खींचने की। मैं और मुझे एक दफा एक फोटोग्राफर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था कि हर तस्वीर खींचने वाली होती भी नहीं, आपने पहले देखना है कि उस तस्वीर में है क्या। अम, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने ये तस्वीर खींचनी है कि आपने ये तस्वीर नहीं खींचनी। तो चीज को सब एक एक जगह को पहले देखना, उसको महसूस करना,
वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप शटर दबा दें। तो ये जरूर सोचें 2 मिनट के लिए कि आप ये तस्वीर क्यों खींच रहे हैं शटर दबाने से पहले, क्या वजह है, क्या रीजन है। और अगर आप ये सोच लेंगे ना तो फिर आपको अगर कोई जवाब नहीं मिलता ना तो बाज आ जाए। अपना कैमरे का शटर ना 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 वेस्ट करें अगर आपको इस चीज का जवाब नहीं आता। ये अक्सर मेरे साथ भी होता है। मुझे भी अक्सर लोग कह रहे होते कि तुम इतनी बड़ी एक वॉक थी या फिर जो भी काम के लिए गए थे, तुमने आज पूरे दिन एक तस्वीर भी नहीं बनाई और तुम ऐसे के ऐसे ही वापस आ गए। और लोगों के साथ मैं, अच्छा, कुछ जगहों पर मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना ज्यादा जरूरी लग रहा होता है बनस्बत तस्वीर खींचने के। कभी कभार जैसे मैं किसी अगर नई नई जगह पे गया हूँ, तो मुझे जो है वो तस्वीर से ज्यादा वो वहाँ के लोग प्रायोरिटी लगते हैं कि मैं पहले उनसे अच्छा इंटरेक्शन बना। और इसलिए कि मुझे पता है कि मैंने अगर इनसे अगर अच्छा हो गया तो मुझे 10 दफा यहाँ पर आके अच्छी तस्वीरें मिल ही जाएंगी। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं खुद इसे तय करती हूँ। ये भी तस्वीर, ये जो औरत की जिसकी मैंने आपको एक उम्र रसीदा तस्वीर दिखाई थी, ये उन्हीं के साथ ये लड़की भी थी। अब इसकी भी पियर्सिंग्स देखें कितनी ज्यादा है। अच्छा मेरा, मैं आपको ये भी बताऊं क्योंकि डिफरेंट कल्चर से मैं आई थी, मैं यहाँ पे जब आई और मैंने ये इस लड़की को देखा तो ये एक एक आपका एक सवाल जवाब का सिलसिला होता है जो आपके दिमाग में खुद खुद ही शुरू हो जाता है जब आप किसी सब्जेक्ट को देखते हो। अब मैं देखती थी कि आप देखें इसके कान के अंदर इसने वो डाला हुआ है स्पेशल तरह का जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े डायमीटर का डालते रहते हैं ताकि कान का सुराख बड़ा हो जाए। और गाल के ऊपर भी और होंठ के ऊपर भी और नाक पे भी और हाथ पे भी उसके टैटूज हैं। तो मेरे लिए ये सब चीजें देखना और फिर और ना सिर्फ देखना, देखी तो मैं पहले भी थी, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंट कर लिया तो आप इस तस्वीर को बाद में भी देख रहे हैं। और जब मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि इसमें और मुझ में कितना फर्क है, इसकी ये क्या लाइफ हिस्ट्री होगी, ये अपने एक्सप्रेशंस में या अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके में इसको कितनी आजादी हासिल है और मैं कहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सो तस्वीर जो मेरे लिए जो तस्वीरें हैं वो मेरा एक किस्म से मेरी मेरी अपनी एक जाती जो प्रोग्रेस है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, मेरी तस्वीरों ने मुझे उसमें बड़ी हेल्प की है। क्योंकि मैं जब ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरे लिए खाली एक तस्वीर नहीं है, मेरे लिए ये एक लड़की है, एक इंसान है, एक औरत है। और मैं उसकी ये सब चीजें देख के मैं उसके बारे में एक कहानी बना सकती हूँ अपने दिमाग के अंदर। और फिर मैं वो देखती हूँ कि उसकी कहानी में और मेरी कहानी में कहाँ कहाँ हम मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे हम लोग मुख्तलिफ। सो हर तस्वीर की अपनी एक कहानी होती है और ये जो फोटोग्राफर होता है ये उसी को पता होती है, ये वो ही देख रहा होता है। हाँ जी, और बताएं और पूछें। और और ये कि आप बताएं कि आपके फेवरेट फोटोग्राफर कौन सा है और सबसे ज्यादा किसने आपको इंस्पायर किया फोटोग्राफी के हवाले से। देखिए हम बहुत चीजें देख के सीख रहे होते हैं, तो आपने किस से जो है वो देखा या किस काम देखा जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। अम, मुझे काम अच्छा ये भी मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि मैं तब कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो मेरा जो है, इसको बंद कर दो। हाँ जी, मेरा मेरा जो है मेरे पास ये फैसिलिटी थी, मेरे कॉलेज में 2 साल का फोटोग्राफी का एसोसिएट डिग्री का कोर्स कराते थे। और मुझे उसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये मेरे लिए बेहतरीन तरीका है कि मैं सीख भी लूंगी फोटोग्राफी। ये मैं आपको बता रही हूँ बात 2010 की, ठीक है। तो मैंने एक क्लास ली, पहली क्लास थी मेरी आर्ट एंड डिजाइन की। वो उसमें बेसिक हमें शेप्स के बारे में और कलर स्कीम और कलर ग्रेडिंग और ये सारी चीजें थी। फॉर्म एंड शेप्स की इंट्रोडक्टरी बेसिक क्लास थी। उसके बाद फोटोग्राफी की क्लासेस शुरू होनी थी। तो मैंने वो क्लास पढ़ी और उन दिनों क्योंकि मैं फिर उस फेज में चली गई कि मैंने सीखना है, मैंने फोटोग्राफी सीखनी है, और P3 भी ज्वाइन कर लिया हुआ था। और मैं P3 के ऊपर एग्जिट स्टडी करती होती थी, पढ़ती होती थी कि इसने अच्छा F1.3 रखा हुआ है, F4 रखा हुआ है, 5.6 है शटर स्पीड। लोग कहते हैं कि जी एग्जिट इज अननेसेसरी, एग्जिट इज कोई फायदा नहीं एग्जिट डाटा का। लेकिन मेरे लिए एग्जिट मैंने तो ऐसे सीखा है।
मैं हमेशा ये देखती थी कि ये मैंने कॉपी नहीं करना होता था, लेकिन मेरे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता कि अच्छा मैं इन सेटिंग से शुरू करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे मेरे पास उसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप आपसे कोई पूछे कि भी जो है ना वो हलीम कैसे बनानी है, तो आप कहें कि जी आप बीफ ले लें और साथ आप चने की दाल ले लें, थोड़े से चावल ले लें, माश की दाल ले लें और आप उनको दलिया ले लें और इन सब चीजों को मिक्स करते हैं। तो एग्जैक्ट मेरे लिए ऐसी है कि रफ रफ सी एक रेसिपी है। आगे आपने उसको कैसे बनाना है अपनी टेस्ट के मुताबिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जब ये सीखना शुरू किया ना, तो मैंने ये महसूस किया कि मैं 1-2 महीने के अंदर ही मेरा दिमाग जो है ना वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया कि अब ये F4 5.6 क्यों है, ये F8 के ऊपर क्यों तस्वीर खींची गई, ये ISO इसका 600 क्यों है, 100 क्यों नहीं रखा गया। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरा जो एक सफर एज एन आर्टिस्ट है वो रुकता जा रहा है, क्योंकि मैं टेक्निकल साइड पे ज्यादा जाती जा रही हूँ। तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया, मैंने उसके बाद दूसरा कोर्स लिया ही नहीं। और मैंने ये सोचा, ये डिसाइड किया कि मैं प्रैक्टिस से सीखूंगी। मैं जितनी ज्यादा तस्वीरें खींचूंगी, जितने ज्यादा तजुर्बात से गुजरूंगी, उतनी ही ज्यादा मैं सीखूंगी। तो मैंने वो जो पढ़ के सीखने का अमल है ना, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने करके सीखने का अमल शुरू कर दिया। तो जहां तक फोटोग्राफी में मेरे कोई जिनका मैं काम फॉलो करती हूँ, मैं बेसिकली किसी को फॉलो नहीं करती, और वो उसका भी एक रीजन है। मैं काम सब हजूर सबका देखती हूँ, लेकिन मैं मेरे से अगर आप पूछे, मुझे एंसल एडम की फोटोग्राफी बड़ी अच्छी लगती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी, और वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वो भी लैंडस्केप में। मतलब आप सोचें कि आज से 60-70 साल पहले लैंडस्केप फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट में कौन करता था। अभी भी आप किसी को कहें ना ब्लैक एंड व्हाइट में, लैंडस्केप फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट, तो लोग कहते हैं पागल हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी और ब्लैक एंड व्हाइट में, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट। मतलब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करो ब्लैक एंड व्हाइट में, आप पोर्ट्रेचर करो, आप हाई एंड फैशन चूज करो ब्लैक एंड व्हाइट में, पर लैंडस्केप फोटोग्राफी और ब्लैक एंड व्हाइट, बट ही वाज द फर्स्ट वन टू डू दैट। तो मुझे उनका काम इस वजह से बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग लगता है, और मैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ उनकी जिंदगी के साथ भी, क्योंकि वो पियानिस्ट बनना चाहते थे। ही वाज बेसिकली इनटू म्यूजिक। उन्होंने जो, और म्यूजिक क्या है, म्यूजिक भी एक एनर्जी है ना, साउंड एंड एनर्जी है। जब वो उस तरफ नहीं जा सके, तो उन्होंने लाइट एनर्जी की तरफ आ गए, और उन्होंने केमिस्ट्री को बीच में शामिल किया। यानी कि उस वक्त फोटोशॉप तो था नहीं, लेकिन वो केमिस्ट्री के केमिकल्स को इस्तेमाल करके वो अपनी तस्वीरों को ओवर एक्सपोज करते थे, या अंडर एक्सपोज करते थे, या शेडोज को मैनिपुलेट करते थे। उन्होंने अपने जो उनका डार्क रूम था, वो उनका फोटोशॉप था। तो मैं उनकी लाइफ के साथ बहुत तरीकों से, बहुत लेवल्स के ऊपर रिलेट कर सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ माय ओन पर्सनल ग्रोथ। तो मुझे उनका काम अगर वो वही एक मेरे जहन में आते हैं। बाकी है कि मैं काम सबका देखती हूँ। मैं बहुत से लोगों को फॉलो करती हूँ, लेकिन एक नाम मैं आपको नहीं दे सकती। और उसका भी रीजन यही है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस हो। जब आप एक बंदे का या 4 बंदों का काम फॉलो करना शुरू करते हैं ना, आपके ऊपर उनकी छाप लगनी शुरू हो जाती है। आपके दिमाग के अंदर आप कंडीशन करना शुरू करते हो, ये काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा है, मैंने भी अभी इसी तरह का बनना है, मैंने भी ऐसे ही बनना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी एडिटिंग उस तरह की हो, या मेरी तस्वीरें भी उस तरह की हो। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी तस्वीरें किसी तरह की हो। मैं चाहती हूँ मेरी तस्वीरों के ऊपर सिर्फ मेरी अपनी छाप हो। मैं अपने काम के मामले में मैं बहुत सेल्फिश, खुदगर्ज हूँ। इसलिए मैं लोग मुझे कहते हैं आप कमेंट नहीं करती, आप क्रिटिक नहीं ऑफर करती। मैं कहती हूँ मैं क्रिटिक करूंगी, अगर आप मुझसे अगर पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे पूछें, मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन मैं कौन होती हूँ कि मैं आपकी खींची हुई तस्वीर के ऊपर आपको बताऊं कि आपको इसको ISO 500 रखना चाहिए था, या आपको लोअर अपर्चर के साथ काम करना चाहिए था, या आपको एडिटिंग इस तरह। ये आपका अपना यहाँ है, ये आपका अपना दिमाग है। तो मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, मैं आपको मशवरा जरूर दूंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करूं। हाँ, आप देखें, मेरी तस्वीरें देखें, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है आपकी मर्जी है, लेकिन कॉपी ना करें किसी को, बी ओरिजिनल। मैं इस वजह से मैं कोई एक फोटोग्राफर का नाम नहीं ले सकती कि मैं जिनका काम मैं फॉलो करती हूँ। मैं बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, उनको उनको मैं फॉलो करती हूँ। आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप हैं, एक वो फखरे है, बाबर सालवी है, फिर आपके वो उमैर गनी है, आमना यासीन है। ये चंद एक नाम ऐसे हैं। वो है सईद राव है, मोहम्मद सईद राव, उनके साथ मेरी
मुलाकात भी हुई यहाँ पे जब वो आए। हमने इकट्ठे फोटोशूट पे भी गए थे हम लोग, फोटो वॉक पे गए थे। तो ये चंद एक नाम है कि जो ज़हीर चौधरी हैं, मतलब ये इस तरह के लोग हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है इनका काम। मैंने अगर किसी का नाम नहीं लिया तो माजरत के साथ। इंफ्रारेड में मेरे उस्ताद जो हैं वो सैयद सिद्दीक हसन जाफरी हैं। उन्होंने मेरी इंफ्रारेड उन्होंने मुझे सिखाया, बल्कि मुझे जो पहला कैमरा जो लेके दिया वो भी उनकी तवज्जो से ही मुझे मिला। तो इन लोगों के काम से मैंने सीखा है और मैं हर एक के काम से सीखती हूँ। मैं P3 के ऊपर होती हूँ, मैं हर तस्वीर देखती हूँ, मैं उसमें से देखती हूँ कि क्या चीज किस तरीके से, और एग्जिफ आज भी मैं बढ़ती, हैरानी होगी आप बाकी सबको, क्योंकि हम लोग सारे P3 के ऊपर हमारी हमेशा डिबेट रहती है कि एग्जिफ खत्म कर दो, एग्जिफ खत्म कर, एग्जिफ का कोई फायदा नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, मुझे बड़ा फायदा है एग्जिफ का, मेरे लिए रहने दो एग्जिफ। ये मेरा सीखने का काम है, मुझे सीखने दो एग्जिट से। जी, जैसे आपने एंसल एडम की बात की, एंसल एडम की मैं भी तस्वीरें देख के मुझे भी आज तक जो है वो हम चाहे कितने ही डिजिटलाइज दौर में है, मगर जो टोनल रेंज और जिस तरह के ग्रे शेड्स, और जितने ग्रे शेड्स मैं गिन सकता हूँ उनको, वो एंसल एडम की तस्वीरों में मिलते हैं। आज मैं वो फोटोशॉप के जरिए भी जो है वो नहीं कर पाता कि यार उतने शेड्स मेरी तस्वीरें में कैसे आएंगे, चाहे मैं कितनी अच्छी एडिटिंग करके कोशिश कर लूं, मगर वो शेड्स जो है वो नहीं मिल पाते मुझे। नहीं आते बस ये चीज अब देखे ना, ये उनका सिग्नेचर था, ये उन्हीं के साथ है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप नहीं हासिल कर सकेंगे। सो हर तस्वीर के अंदर एक खास चीज होती है जो उस फोटोग्राफर अपनी डालता है, ऐसी जो कि कोई और दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता। आप उनका स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जो कि उन्होंने किया। सो मुझसे पूछते हैं फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कैसे करें, या कौन सी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अच्छी होती हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप पहले देखना शुरू करें तस्वीर, पहले दुनिया को देखना शुरू करें रंगों के बगैर। मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर प्रोड्यूस करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देन सीइंग समथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप आपके सामने का मंजर ही आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, तो आपको दुनिया ही मुख्तलिफ तरीके की नजर आती है। आपको वो चीजें नजर आती हैं जो रंग की वजह से छुप गई थी, लाइंस, सिमेट्री, कनेक्शंस, एंगल्स, रोशनी और शेडो का आपस का मिलाप, ये चीजें रंग जो है वो आपकी नजर तवज्जो खींच लेते हैं। तो जब आप रंगों को बाहर निकाल देते हैं तो दुनिया ही मुख्तलिफ तरीके की नजर आती है। तो ट्रेन करें अपनी अपनी नजर को, ट्रेन करें। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में जाना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही तस्वीरें खींचें, ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना शुरू करें। अच्छा, हम बहुत सारे और सवालात हो सकते हैं, मगर टाइम हमारे पास जो है वो जी काफी जी। ऊपर जा चुका है। तो मैं आपसे एक अच्छा। आखिरी सवाल हाँ बिल्कुल जी पूछना चाहूंगा जी कि जी। आप कि ऐसे करें, आप रैपिड फायर कर लेना, रैपिड फायर कर नहीं, रैपिड फायर कर ये लें। हाँ। एक ही है जिससे जो है जिसको हम आराम से क्लोज कर सकेंगे। मोटिवेशन ठीक है। इनके जो है, व्हाट मोटिवेट यू टू टेक अ फोटोग्राफ या फोटो। और मैं इसी से रिलेटेड और लोगों के लिए भी पूछना चाहूंगा कि लोग अपने आप को तस्वीर से जोड़कर कैसे मोटिवेट रख सकें। अम, पहला आपका रीजन तस्वीर खींचने का आपकी अपनी जात के लिए होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना, अगर जैसे मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, तो मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिली होती कि मैंने कोई तस्वीर खींचनी। अगर तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, अगर आपको असाइनमेंट मिली है, तब तो आपने तस्वीर खींचनी ही खींचनी है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है और आप सिर्फ काम करना चाहते हैं, तो पहले तो आप ये देखें कि आप तस्वीर क्यों खींच रहे हैं। आपके दिमाग में कोई एक्सपेरिमेंट है, ये यानी कि आप चाहते हैं कि आप हाई की तस्वीर खींचें, या आप कोई इंटेंशनल कैमरा मूवमेंट करना चाहते हैं, या आप मोशन को कैप्चर करना चाहते हैं। अगर तो आपका दिमाग में कोई ये बात है, तो वो आपका मेन ड्राइविंग फोर्स या आपकी ड्राइविंग एक ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मैंने इस मकसद के लिए तस्वीरें खींचनी। लेकिन अगर आप वैसे किसी जगह के ऊपर जाते हैं और आपके पास कैमरा है, तो पहले जैसे मैंने कहा कि पहले अपनी जगह को पहचानें, देखें उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लोग हैं कि नहीं है, लैंडस्केप है, फॉर्म्स हैं, कौन सी शेप्स नजर आ रही हैं आपको। उस हिसाब से
फिर कनेक्शंस देखें, फिर चीजों के दरमियान में जो एक रब्त है, नेचुरली अकरिंग एक कनेक्शन होता है, उसको पहचानने की कोशिश करें। और जब आप वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, तो आपका खुद ब खुद ही दिल करेगा कि ये अब जो मैंने देखा है ना, मैं इसको कैप्चर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई अनोखी चीज देखी है। जैसे कोई पत्ता भी जमीन के ऊपर गिरा हुआ है, खास किसी एंगल के साथ गिरा हुआ है, और उसके साथ कोई लाइन आ रही है या शेडो आ रहा है, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये तो ऐसी चीज है जो कि मुझे दोबारा नजर नहीं आएगी। तो वही बात है कि अगर आपके अंदर से कोई चीज निकलती है ना, जेन्युइनली निकलती है कि मैंने ये तस्वीर खींचने वाली है, तब खींचे। सिर्फ इस वजह से कि आपके पास एक डिजिटल कैमरा है, और डिजिटल कैमरा में ये आसानी है कि आपने जितनी तस्वीरें खींचनी आप खींच सकते हैं। इस मकसद के साथ तस्वीर मत खींचे, क्योंकि वो नजर आता है फिर आपके काम के अंदर। फिर वो कोई यूनिकनेस नहीं है। आपके अंदर से एक जज्बा होना चाहिए तस्वीर खींचने का। तो मोटिवेट अपने आप को करने के लिए यही बात है कि एक तो किताबें पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं ना, या आप वीडियोस देखते हैं या मूवीज देखते हैं, नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, ना पढ़ें किताबें, मूवीज देखें। मूवीज में फ्रेम्स देखें लाइट किस तरह आ रही है, उन्होंने सब्जेक्ट की किस तरह फ्रेम की प्लेसमेंट की हुई है, एक कलर स्कीम देखें, कलर ग्रेडिंग देखें। ये सब चीजें आपको दिमाग में आइडियाज लाती हैं। अनकन्वेंशनल लोगों का काम देखें। मत फॉलो करें जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको मत फॉलो करें। वो काम देखें जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपका दिमाग खुलेगा, जब आपका दिमाग खुलेगा, वो चीज आपकी शटर में भी नजर आएगी, आपकी तस्वीर में भी नजर आएगी। सो मोटिवेशन, मेरी मोटिवेशन क्या होती है? मेरी मोटिवेशन मौसीकी है, मेरी मोटिवेशन मूवीज है, मेरी मोटिवेशन दूसरे लोगों का काम है, और मेरी मोटिवेशन एक सीखने की, जो मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि मैं नई चीजें सीखूं, मैं नया काम करूं, मैं मुख्तलिफ काम करूं, नया काम मुख्तलिफ काम करूं। तो ये आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। सिर्फ तस्वीरें खींचने का जो एक अमल है, वो तो एक वो ऐसा ही है जिस तरह आप सांस ले रहे हैं। तो आप जिस तरह अपने सांस के ऊपर आप तवज्जो नहीं देते, अगर आप सिर्फ तस्वीरें इसलिए खींचते हैं कि आपके पास एक कैमरा है, तो सही। So, मेरे पास एक और सवाल आया हुआ था, वो मैं जी दोस्त का है मेरे, वो मैं आपसे जी जी। पूछ ही लेता हूँ। पहले मैं सोच रहा था नहीं पूछूंगा। हाँ, उन्होंने मुझे नहीं नहीं भेजा था, पूछे। शायद आपने भी पढ़ा हो, जिंदगी गुलजार है, एज हाँ फोटोग्राफर जी। एंड लाइव एक्सपीरियंस। इस फर्क का आपके नजदीक क्या मतलब है? भाई मैं तो कहती हूँ जिंदगी गुलजार है, जिंदगी बागो बहार है। जिंदगी से बढ़कर तो कोई चीज आपके पास है ही नहीं है। और अगर आपके अंदर इस चीज का एहसास है कि आप अपनी जाती मुश्किलात, और जो भी आप ट्रॉमा से या जिन भी हालात से गुजर रहे हैं, उसमें गुजरने के बावजूद अगर आपको दुनिया में अपने इर्द गिर्द खूबसूरती नजर आ रही है, तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान तो कोई है नहीं। मैं समझती हूँ कि मेरे फोटोग्राफी के हवाले से मेरा काम जो मुझे अपने दिल से बहुत अजीज है, वो उन दिनों में है जब मैं बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रही थी जाती तौर पे। तो क्योंकि वही बात है कि आप जब आप डिफरेंट सिचुएशन में होते हो, तो वो चीज नजर आती है, आपके काम के अंदर नजर आती है। और अब आजकल का जैसे दौर है क्वारंटीन का है, मैं अब कई लोगों का काम देख रही हूँ, वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स काम कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी नॉर्म से हट गए हैं। तो जिंदगी तो गुजार है ही है। जिंदगी में इतनी आपके पास चॉइसेस हैं, इतनी आपके पास ऑप्शंस हैं, और हर लम्हे के ऊपर आपके पास आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको कैसे जिए। कैमरे के साथ जिए, कैमरे के बगैर जिए, लेकिन जिए, महसूस करें। मैं अपने बच्चों से कहती होती हूँ कि मेरी बड़ी लंबी उम्र है, और वो लंबी उम्र इसलिए नहीं है कि मैं मतलब जिंदा हूँ अभी तक। मेरी लंबी उम्र इसलिए है कि मैंने आई हैव स्पेंट लाइफ टाइम्स, आई हैव लिव्ड लाइफ टाइम्स इन मोमेंट्स। मैंने लम्हों के अंदर जिंदगी का सफर तय कर लिया है। तो वो मेरी मेरी तो जिंदगी गुजार है। मेरी फोटोग्राफी बेशक रंगों के बगैर है, लेकिन मेरा मेरा जो गुजार है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन गुजार है सही मेरा। और दूसरी बात ये कि मेरे पास हमेशा एक रॉ कॉपी है, कलर फाइल वाली। सो मैं जब भी चाहूँ कि मैं रंगों से दोबारा अपनी शनाख्त पैदा करूँ, मैं दोबारा जा सकती हूँ। ये देखे ना, मैंने पहना भी
ब्लैक हुआ है, लेकिन मैंने साथ रंग भी मिलाए हुए हैं उसके साथ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, और मेरे लिए भी ये बहुत ऑनर था कि मैं आपसे एक 7-8 साल के इंटरेक्शन के बाद जो है वो आज पहली दफा जो है वो इस तरह हम बात कर सकते हैं। और ये एक क्वारंटाइन की हम पर मेहरबानी भी है कि हम जो है वो इस तरह जोड़ रहे हैं, या कम से कम जो है वो फासले हैं, मगर जो है वो फासलों के बावजूद जो है वो हम जुड़ना सीख गए हैं कि कैसे जुड़ा जाए हाँ, और कैसे राब्ता जो है वो कायम रखा जाए एक दूसरे से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, खुदा हाफिज।